हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय कक्षा 10 विज्ञान के लिए, जिसमें पार्ट 1 ये पार्ट्स के रूप में मैं इसे लेकर आऊँगा, भागों के रूप में लेकर आऊँगा, क्योंकि एक दिन में या 2 वीडियो में ये पार्ट्स पूरा होने वाला नहीं है और इसे विस्तार से समझाना है मुझे, इसलिए तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अध्याय 7, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एवं एंड रेगुलेशन। चैप्टर 7 में कंट्रोल एंड रेगुलेशन, कक्षा 10 विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, लिखा गया है पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण अथवा रखरखाव के कार्यों में संलग्न जैवप्रकों के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि वह नवोद्भिद अर्थात जिसने जन्म लिया है तुरंत कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक और धकेल कर बाहर आ जाता है। मतलब नन्हा पौधा जमीन से बाहर निकलता है तो उसमें भी गति होती है, अर्थात वो भी जीवित है, इससे यही तात्पर्य है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती है तो ये गतियां नहीं होती हैं। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं, अर्थात इनमें वृद्धि का कोई महत्व नहीं है। अगर एक बिल्ली दौड़ रही है तो उसमें वास्तव में देखा जाए तो वृद्धि के कारण ये गति नहीं हो रही है। ये अंतर गति है उसकी, झूले पर झूलते बच्चे खेलते बच्चे की गति, जुगाली करती भैंस की गति, ये वृद्धि के कारण नहीं हुई है। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं, इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीवों के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के लिए लाभकारी हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि व्यक्ति या मानव या जंतु जो भी है वह पर्यावरण के प्रति अनुकूल अनुक्रिया करता है। ये इस समन्वय नियंत्रण का मुख्य कथन है पहले भाग में, कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति होगा वो पर्यावरण परिवर्तन के अनुकूल ही क्रिया करता है जो उसके लिए लाभकारी होती है। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ सके, उसका पाचन भली भांति कर सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है तब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है, और इसी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में ये सारी गतियां वृद्धि के कारण नहीं हो रही होती हैं। हम ये जानते हैं ये सारी गतियां वृद्धि के कारण नहीं हो रही, बल्कि पर्यावरण की क्रिया के प्रति अनुक्रिया हो रही है, जिसके कारण हम हमारी बॉडी को सुरक्षित रख सकें, उसे सेफ रख सकें। इसीलिए ये सारी क्रियाएं होती हैं, ना कि वृद्धि के कारण ये क्रियाएं संभव होती हैं। यदि हम विचार करेंगे आगे, यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर नियंत्रित निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है।
अतः इस तरह की नियंत्रित गतियों को पर्यावरण में विभिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो कि अनुक्रिया के रूप में गति करें। दूसरे शब्दों में यदि कहना चाहें तो सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है, इसके संदर्भ से बात निकल कर आ रही है, बात यही है कि वास्तव में जो भी वातावरण में संकेत मिल रहे हैं या उद्दीपन ग्रहण किया जा रहा है उसके प्रति अनुक्रिया होती है। वो अनुक्रिया वास्तव में उस उद्दीपन को नियंत्रित करने के लिए की गई अनुक्रिया है, की गई नियंत्रित गति है या नियंत्रित प्रतिक्रिया है, जिसे नियंत्रण समन्वय के कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। 7.1 जंतु का तंत्रिका तंत्र यहाँ पर बताया गया है। जंतु तंत्रिका तंत्र 7.1 जिसे हम देख लेते हैं। तो जंतु में जो तंत्रिका तंत्र है वो किस प्रकार से काम करेगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है, और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स भाग लेंगे। जंतु में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। जंतुओं में नियंत्रण समन्वय का काम किसके द्वारा किया जाएगा? नियंत्रण समन्वय का काम किया जाएगा तंत्रिका पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। ये आप नोटिस करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक। ये मैं आपको डार्क लाइन में इसे बता रहा हूँ, अर्थात इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर, तो आप इसे नोटिस कर लेंगे। जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति मतलब सडनली होने वाली परिस्थितियों में जैसे गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप क्रिया करने की आवश्यकता होती है। हम कैसे पता लगाएंगे कि गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम किसी गर्म वस्तु को छू रहे हैं या किसी ऐसी वस्तु के टच में आ रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे? इसका पता लगाने के लिए हमारी बॉडी में ग्राही या हमारी ज्ञान इंद्रियां स्थित होती हैं जो हमें इस बात का संकेत देती हैं वास्तव में कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या लाभदायक है या नहीं, या हमारी सुरक्षा के लिए ये सही है या नहीं। उसका संकेत हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स देते हैं, ग्राही देते हैं। बॉडी रिसेप्टर्स हैं, ग्राही हैं, वो ऑर्गन हमें ये संकेत देते हैं। ये ग्राही प्राय हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे कि आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा, रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही अर्थात नाक जो होती हैं गंध का पता लगाती हैं। तो ये सारी जानकारियां हमें ग्राही अंग ही देते हैं। ग्राही अंग के बारे में हम देख लेते हैं किस प्रकार से यह ग्राही अंग हमें ये सूचना देते हैं। तो ये रिसेप्टर्स हैं या ग्राही अंग हैं जो हमें यह सूचना प्रदान करते हैं। यहाँ लिखा गया है कि ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आप देखोगे तो इसमें लिखा गया है कान, ठीक है। कान ये हमारे वास्तव में सुनना और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने का काम करता है, ठीक। आँख जो है वास्तव में प्रकाश ग्राही है जो देखने में हमारी सहायता करती है। त्वचा त्वचा जो है वास्तव में तापग्राही है, साथ साथ में ठंडे गर्म का तथा स्पर्श का अनुभव कराती है। ये सब रिसेप्टर्स हैं, ये सब ग्राही हैं जो हमें सूचना देते हैं वास्तव में हमारे बॉडी को अनुरक्षित करने के लिए। देखेंगे ये नाक वो घ्राण ग्राही है तथा गंध का पता लगाना इसका प्रमुख कार्य है, तो ये इसका काम करेगी। जीभ जिह्वा जो होगी वास्तव में वो भी ग्राही अंग रिसेप्टर्स है, वो वास्तव में रस संवेदी ग्रहण को तथा स्वाद को पता लगाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारी ग्राही अंग की तरह काम करती है, रिसेप्टर ऑर्गन की तरह कार्य करती हैं। जो भी ग्राही अंग है या रिसेप्टर ऑर्गन है वो सूचनाओं को वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पढ़ लेते हैं। ये सूचना एक तंत्रिका कोशिका से दुर्माकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। दुर्माकृतिक का मतलब होता है ये सिरा दिख रहे हैं, दुर्मिकाओं के सिरे हैं, दुर्माकृतिक सिरे कहलाते हैं, यहाँ से उपार्जित होती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा ये एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। ये आवेग दुर्मिका से कोशिका तक जाता है, अर्थात ये आवेग यहाँ से रसायन के द्वारा निकलकर विद्युत आवेग के रूप में दुर्मिका तक जाएगा और दुर्मिका से यह वास्तव में कोशिका काय तक पहुंच जाता है।
और जब तंत्रिकाक्ष एक्सॉन से होता हुआ फिर यहाँ से यह तंत्रिकाक्ष एक्सॉन से होता हुआ यहाँ से ये इस प्रकार से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। अंतिम सिरे तक पहुंचने से तात्पर्य उसका ये है कि एक्सॉन के अंतिम सिरे तक पहुंचना। तो ध्रुविका से होता हुआ संकेत जब जाएगा ध्रुविका से साइड कोशिका काय में जाएगा, कोशिका से एक्सॉन में जाएगा, तंत्रिका से जाएगा, तंत्रिका से होता हुआ ये संदेश वास्तव में तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। अंतिम सिरे तक पहुंचने के बाद यह विद्युत आवेग वास्तव में या ये विद्युत आवेग जो होता है वह वास्तव में अब रासायनिक संकेत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो रासायनिक संकेत में जैसे ही परिवर्तित होता है इसके बाद दूसरी यहाँ पर जो तंत्रिका बैठी होती है वह तंत्रिका के ध्रुविकाएं इन रासायनिक संकेतों को एक्सेप्ट करती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, रिसेप्ट कर लेती हैं, ठीक है ना। ग्रहण करने के बाद उन्हें दोबारा से विद्युत आवेग में कन्वर्ट कर देती हैं। तो दूसरी तंत्रिका उस कोशिका से पहुंचते हुए सीधे मस्तिष्क मेरुरज्जु तक ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है और ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्टिक दरार को पार करते हुए अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुविका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं और ये शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा का सामान्य योजना इसी तरह का एक अंतर्ग्रहतन अर्थात सिनेप्स जिसे हम बोलते हैं। अंततः ऐसे आवेगों को एक तंत्रिका से कोशिका से अन्य तंत्रिका कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाया जाता है जिसके कारण उनका मार्ग सरल हो जाता है। इसे हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं किस प्रकार से। देखिए जो भी सूचना ध्रुविका ने ग्रहण की थी वास्तव में रासायनिक संकेतों के द्वारा प्राप्त की गई सूचना जब ध्रुविका के अंदर इंटर की गई थी, जो अंदर इंटर हुई थी विद्युत आवेग के रूप में यहाँ पर आई थी ये सूचना, विद्युत आवेग के रूप में ये सूचना यहाँ पर प्राप्त की गई थी। तो आप उसे यहाँ देख पाएंगे। ठीक, तो ये सूचना कोशिका काय से होते हुए तंत्रिका अक्ष अर्थात एक्सॉन से होते हुए इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है और अंतिम सिरे से फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका के भाग में जाने से पहले ये बीच का जो खाली गैप है और या मान लीजिए कि दूसरी तंत्रिका कोशिका की ध्रुविकाएं यहाँ पर मौजूद है और दूसरी तंत्रिका कोशिका यदि यहाँ मौजूद है तो हम यहाँ इसे देख पाएंगे। देखिए इस प्रकार से, और ये इसका एक्सॉन है, ठीक, और नीचे इसकी फिर ये इस प्रकार से ध्रुविकाएं मौजूद है। ये पूरा माइलिन शीट चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये अब रिसेप्टर अंग की तरह से संकेत को ग्रहण करते हैं तो ये वास्तव में रासायनिक संकेतों को ग्रहण करके उसे विद्युत संकेत में बदल देते हैं और विद्युत संकेत वास्तव में फिर एक्सॉन से होते हुए उसका अंतिम सिरे तक जाते हैं। तो ये अंतिम सिरे तक यहाँ तक संकेत आ जाते हैं। ये संकेत जैसे ही जहाँ आते हैं ये पेशी कोशिकाओं को वास्तव में कार्य करने के लिए नियंत्रित करते हैं कि किस प्रकार का कार्य उन्हें करना, अर्थात ये इस प्रकार से पेशी कोशिका से जुड़े हुए होते हैं जिसके कारण ये इन्हें कार्य करने के लिए संकेत देते हैं। बीच वाला गैप यहाँ पर रासायनिक संकेतों में परिवर्तन हो जाता है विद्युत आवेग, वह हिस्सा वास्तव में सिनेप्स कहलाता है या युग्मानुबंध जिसे नाम दिया गया है उस नाम से हम इसे जानते हैं। सिनेप्स भी कहते हैं इसे, हिंदी में नाम दिया गया है युग्मानुबंध, आप इसे युग्मानुबंध भी कह सकते हैं और अंतर्घर्तन भी आप इसे कह सकते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कभी कभी एक नंबर में यदा कदा क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान क्या कहलाता है, तो सिनेप्स हम इसे कहते हैं। आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं तथा न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, अर्थात ये तंत्रिका ऊतक होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं के एक संगठित जाल से बना होता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन या विशिष्टीकृत अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है, जैसा कि चित्र 7.1 में
दिखाया गया है जो अभी हमने इसका अध्ययन किया है। तो देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए जहाँ सूचना उपार्जित की जाती है और जिससे सूचना विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। नंबर 3, यहाँ पर आवेग व परिवर्तन रासायनिक संकेत के रूप में किया जाता है जिससे ये संचरित हो जाते हैं अर्थात आगे की ओर गति करने लगते हैं। यहाँ पर हम देख पाएंगे यहाँ पर विद्युत आवेग के रूप में संकेत आता है अर्थात ये विद्युत आवेग के रूप में संकेत प्राप्त होगा और यहाँ पर विद्युत आवेग से ये संकेत वास्तव में इस ध्रुविका से होते हुए इस वाले रीजन में क्षेत्र में जब ये पहुंचेगा तो ये संकेत वास्तव में रासायनिक संकेत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और रासायनिक संकेत से होता हुआ फिर जो विद्युत आवेग के रूप में संकेत वापस से तंत्रिकाओं पेशी कोशिकाओं को प्राप्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार की क्रिया है। क्रियाकलाप 7.1 इसका पहला बिंदु कहता है कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा होता है। हम जानते हैं चीनी मुंह में रखेंगे, मुंह में रखने पर इसका स्वाद आपको मीठा अनुभव होगा क्योंकि चीनी का स्वाद मीठा होता है। आप इसे घर पर भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। नंबर 2 पर अपनी नाक को अंगूठा या तर्जनी की उंगली से दबाकर बंद कर लीजिए। अब अपनी नाक को बंद करना है। अब फिर से चीनी खाइए, इसके बाद स्वाद में कोई अंतर आया? बिल्कुल हाँ, स्वाद में अंतर आता है, आप पूरे मीठेपन का अनुभव नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। खाना खाते समय उसी तरह से अपनी नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं क्या आप उसे खाने का पूरी तरह स्वाद ले पा रहे हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, हम पूरी तरह स्वाद नहीं ले पाएंगे वास्तव में यदि हमारी नाक अगर बंद होगी तो। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी और भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस कर पाते हैं? बिल्कुल हाँ, कर पाते हैं। यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए उसके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए, चर्चा करिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है हमारे साथ, क्योंकि जब जुकाम होता है तो हमारे नासा छिद्र पूरी तरह काम नहीं करते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसके कारण हमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि जो एयर हमारे अंदर की ओर जाती है तो उसका जो स्वाद मतलब ग्राही होती है नासा छिद्र हमारे जो नाक है वास्तव में स्वाद जो सुगंध को हमारे अंदर पहुंचाती है तो वो हम फील नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें स्वाद महसूस नहीं हो पाता है मीठापन पूरी तरीके से। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर 7 के अगले पार्ट्स। हर बार की तरह कहना चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पेज टू पेज और पार्ट टू पार्ट वीडियो मिलने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के। और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और लाइक करते रहें जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ।